नमस्कार। आज इन फोकस में बात वन नेशन वन इलेक्शन की होने जा रही है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन किया जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में काम करेगी। यह कमेटी देश में एक साथ चुनाव की संभावनाओं का पता लगाएगी। इस कमेटी का गठन ऐसे समय में किया गया है जब केंद्र ने 18 से 22 सितंबर के दौरान संसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्र सरकार इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन भी शामिल है। आज हम वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर एक देश एक चुनाव के मायने क्या हैं और बीजेपी के लिए इतना खास यह क्यों है। वन नेशन वन इलेक्शन। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। भारत में कब कब हुआ वन नेशन वन इलेक्शन? आज़ादी के बाद सन 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद सन 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक नेशन चुनाव की परंपरा जो थी वो टूट गई। हालांकि 1983 में भारतीय चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने भी उस समय वन नेशन वन इलेक्शन की वजह को टाल दिया था। मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की दिशा में अब तक क्या क्या काम किया? मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो कुछ समय बाद से ही एक देश एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हो गई। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया गया था कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इसके साथ ही बार बार चुनाव आचार संहिता न लगने की वजह से डेवलपमेंट वर्क पर भी असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 2015 में सिफारिश की गई थी कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। पीएम मोदी ने जून 2019 में पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई थी। तब केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि देश में कमोबेश हर महीने चुनाव होते हैं, उसमें खर्चा होता है। आचार संहिता लगने के कारण कई प्रशासनिक काम भी रुक जाते हैं। हालांकि कई पार्टियों ने उस वक्त इस चीज़ का विरोध जताया था। संविधान में संशोधन करने के लिए दोनों सदनों में मोदी सरकार के पास 2/3 बहुमत होना चाहिए। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है और राज्यसभा में जीएसटी की तरह सरकार 2/3 बहुमत मैनेज करने की कोशिश कर सकती है। ऐसे में समझिए कि मोदी सरकार को कुल 14 राज्यों का समर्थन चाहिए, जिसमें से 12 राज्यों का समर्थन बीजेपी को आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ बीजेपी या उसके सहयोग से सरकार चल रही है। अब रही बात कि बाकी 2 राज्य कौन से होंगे, तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वहाँ लोकसभा के साथ ही विधानसभा के भी चुनाव होते हैं। इस तरह से बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक को लोकसभा में आसानी से पास करवा सकती है, लेकिन समस्या राज्यसभा में होगी और इस समस्या का हल केवल कांग्रेस के पास है। अगर कांग्रेस इसको सपोर्ट नहीं करती है तो राज्यसभा में इसको पास कराना मुश्किल होगा। पर एक बात ये भी है कि अगर कांग्रेस ने इस विधेयक को पास कराने में सहयोग नहीं किया तो इस विधेयक को गिराकर चुनाव में जाना कांग्रेस के लिए भी मुश्किल होगा। चुनाव में ब्लैक मनी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो इसमें काफ़ी कमी आएगी। दूसरा, चुनाव खर्च का बोझ कम होगा, समय कम जाया होगा और पार्टियों उम्मीदवारों पर खर्च का दबाव भी कम पड़ेगा। देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टियों पर सबसे बड़ा बोझ इलेक्शन फंड का होता है। ऐसे में छोटी पार्टियों को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के लिए अलग अलग चुनाव प्रचार नहीं कराना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि एक साथ चुनाव कराए जाने का अंततः सबसे अधिक फायदा बीजेपी
और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को होगा, और छोटी पार्टियों के लिए एक साथ कई राज्यों में स्थानीय और लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान चलाना कठिन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी और एनडीए का फायदा ये होगा कि प्रधानमंत्री को प्रचार का समय मिलेगा और फोकस होकर वो प्रचार अभियान चला सकेंगे। प्रधानमंत्री अभी भी सबसे लोकप्रिय चेहरा है और उनकी अपील है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें हर 6-8 महीने में पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जहां स्थानीय चुनाव को आम चुनाव के साथ ही कराया जाता है। एक साथ चुनाव कराने वाले 2 देश यूरोप के हैं, बेल्जियम और स्वीडन, और तीसरा देश है दक्षिण अफ्रीका। लेकिन आबादी के लिहाज से ये भारत से कहीं छोटे देश हैं। अगर भारत एक साथ चुनाव कराने की ओर जाता है तो इस क्लब में शामिल होने वाला वो दुनिया का चौथा देश होगा। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने का अनुभव भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल के पास भी है। वहां 2015 में जब नया संविधान स्वीकार किया गया तो इसके बाद अगस्त 2017 में पहला चुनाव एक साथ कराया गया था। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करते हुए कहा कि इससे लोकतंत्र की समृद्धि और उसकी स्थिरता सुनिश्चित होगी। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस से सांसद राहुल गांधी ने एक देश एक चुनाव के विचार को भारतीय संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला करार दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश को 1 नेशन 1 इलेक्शन की नहीं बल्कि 1 नेशन 1 एजुकेशन और 1 नेशन 1 इलाज की जरूरत है। अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 इलाज, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए। इस पूरे विषय पर अगली अपडेट 18 से 22 सितंबर को होने वाले सत्र के दौरान ही पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।